Hello, hi everyone. This is Janvi and welcome to Learn with me. Hope you are doing well. और थंबनेल तो आपने देख लिया होगा. आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की. ठीक है, तो अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और अगर आप चैप्टर 1, ठीक है, जिसका नाम है व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ठीक है, इसकी समरी देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं. यहाँ आज हम पर्टिकुलरली पहले मैं आपको समझा देती हूँ क्या बात करेंगे. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये जो चैप्टर 1 है मैं ऑलरेडी ये करा चुकी हूँ अपने चैनल पे. ये हमने मैक्सिमम 3 पार्ट्स के अंदर जो है कवर कर लिया है, जिसमें हमने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ी है. ठीक है, तो अगर आप वो देखना चाहते हो, ठीक है, वो तीनों वीडियो के जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. बट क्या होता है, जब हम चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें सम अप करना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमने इन ऑल पढ़ा क्या है. अगर आपको यही नहीं पता चला कि भाई आप पढ़ा क्या है आपने उस चैप्टर में, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है ना. तो बेसिकली जिन लोगों ने वो तीनों पार्ट देख लिए हैं चैप्टर 1 के, मेरे साथ लाइन टू लाइन पढ़ा है, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है. और जिन लोगों ने अभी चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है, उनको लाइन टू लाइन पढ़ना है, तो डू नॉट वरी, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. वहां मैंने जो ये ही एनसीईआरटी है इसको लाइन टू लाइन कराया है. ठीक है, तो आप वहां से वो मेरे साथ पढ़ लीजिएगा. ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बट अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो पहले जिन्होंने अभी चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, अगर वो भी एक बार समरी ऑल एंड ऑल सुन लेंगे कि इस भाई, मैं अभी आपको लाइन टू लाइन बताऊंगी कि इसमें फैक्ट्स क्या क्या थे इस चैप्टर में, मैंने कितने साल पहले क्या क्या चीज हुई थी, वो सब अभी आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. और ऑल्सो जो इंपॉर्टेंट चीज है पूरा सम अप कर दूंगी चैप्टर को कि हर एक पैराग्राफ में क्या क्या है, एक बार हिंदी में सारी चीजें क्लियर कर दूंगी. ठीक है जी, और उसके बाद भी आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं. सो चैप्टर 1 का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, चलो अब बहुत सारी बातें हो गई है, फटाफट से हम जो है अपना ये जो समरी वाला पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम क्लास 6 के रिगार्डिंग कंटेंट डालते हैं. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. चलो अब हम शुरू करते हैं अपना काम. अब देखो, सबसे पहले ये जो आपकी हेडिंग है, ठीक है, जो कि है मेरे पास भी बुक की पीडीएफ ओपन है एनसीईआरटी, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सब अच्छे से बताऊंगी. सो बेसिकली चैप्टर का जैसे कि हमें पता है नाम है व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है कब, कहाँ, क्या और कैसे, इस तरीके से. तो इसमें सबसे पहले आपको ना, ये बेसिकली क्लास 6 का एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है. इसमें आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा क्लास 6 की हिस्ट्री का कि भाई हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, किस बारे में ये होने वाली है. तो ये जो हिस्ट्री है क्लास 6 की जब मैं बात करती हूँ तो ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है. ठीक है, अब इसमें आपको ना ऊपर ऊपर की डिटेलिंग सारी मिल जाएंगी. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रक्स सारे मिल जाएंगे. जैसे कि आपकी जो पहली हेडिंग है, ठीक है, वो मैं अभी यहाँ पे फैक्ट्स में आपके सामने स्क्रीन पर लिख रही हूँ. तो वो जो हेडिंग है वो ये कहती है कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कि हमने अगर फाइंड आउट करना है कि क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड. ठीक है, तो अब कल का यस्टरडे क्या हुआ था, तो वो हमें याद होता है कि भाई कल ये हुआ था यस्टरडे में. उससे पहले का, यानी कि मान लो हमें पिछले 1 साल के बारे में जानना है, तो भी हम, अगर हमें याद नहीं है तो हम किसी अपने आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं कि 1 साल पहले हम इस समय क्या कर रहे थे, क्या क्या चीज़ें थी, कैसी थी. हमें जनरली याद होता है 1 साल पहले का, है ना, इतने भी भुलक्कड़ नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग ईयर अगो, अगर आपको बहुत साल पहले, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले क्या हुआ था, अगर आपको ये जानना है तो ये आप कैसे जानोगे, ये सवाल आता है मन में. ये हम जान सकते हैं इन हिस्ट्री की बुक्स से. जी हाँ, तो ये जो हिस्ट्री की बुक्स हैं हमारे को बताती हैं कि भाई हम हज़ारों सालों पहले, पिछले लाखों सालों पहले जीवन कैसा था, लाइफ कैसी थी. ठीक है, अब हज़ारों सालों पहले के लोग तो जिंदा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने सबूत छोड़े हैं, ठीक है, जो ये इन्होंने निशान छोड़े हैं अपने, उनके थ्रू, उनके जरिए जो है हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं. ये मैंने आपको अभी छोटा सा एक जो जनरल सी बात है वो ही बताई है, कुछ ऐसा नया नहीं बताया, है ना, आपको ये बात पता है ऑलरेडी. तो अब हम बात करते हैं चैप्टर की. तो देखो, इसमें पहली जो हेडिंग आपको अब मिलेगी इसके बारे में, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं. अब कई लोगों का सवाल होता है कि यार पास्ट के बारे में जानना ही क्यों है ना. देखो, पास्ट के बारे में जानना, देखो, एक तो क्यूरियोसिटी, ठीक है, कि भाई हज़ारों सालों पहले लोग कैसे हुआ करते थे, कैसा जीवन था. जैसे अभी कंप्यूटर है, क्या उस समय कंप्यूटर था, ऑब्वियसली नहीं था वैसे तो, है ना. क्या जिस तरीके के पक्के मकान है, घर है, या लोगों का ऑक्यूपेशंस क्या होता था. तो पुराने समय के बारे में जानना, हज़ारों लाखों साल पहले ये अर्थ कैसा था, दुनिया कैसी थी, लोग क्या क्या काम करते थे, कि व्हाट पीपल एट, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या थी. ठीक है, और क्या क्या वो चीज़ें खाते थे, और किस तरीके के गाने सुनते थे, किस तरह के गेम्स खेला करते थे. तो बहुत सारी चीज़ें हैं विच वी कैन नो अबाउट द पास्ट. तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ
पैराग्राफ है, फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में जो मैंने अभी आपको समझाया हिंदी में वही चीज लिखी हुई है, आप पढ़ भी सकते हो। और मैंने तो लाइन टू लाइन पढ़ाई है एनसीईआरटी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इस वीडियो के बाद वहां भी विजिट कर लेना अगर आपको चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ना है, ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है, तो हम जो रूलर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, उनके बारे में हम जान सकते हैं, है ना। अब देखो, वेयर डिड पीपल लिव, आपके पास भी बुक होगी, है ना, तो आप उसमें से भी देखते जाओ। तो वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट है सवाल कि भाई लोग रहते कहाँ थे। तो इस पैराग्राफ में अगर आप देखोगे ना, तो इन्होंने पहली लाइन में बोला है कि भाई आप मैप 1 पे जाओ, वहां पे एक नर्मदा रिवर है, ठीक है। मैप आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अब यहाँ पे देखो बीच में सेंटर में नर्मदा रिवर आपको दिखेगी, है ना। तो यहाँ पे बताया गया इस पैराग्राफ में कि लोग कहाँ रहते थे। जनरली लोग है ना, ये जैसे नर्मदा रिवर है तो इन बैंक ऑफ रिवर के ही आस पास रहते थे, ठीक है। जनरली अगर आप बात करोगे 100,000 ईयर अगो, तो लोग जो है इन्हीं नदियों के पास जो है उनका सेटलमेंट होता था, ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, अर्लीस्ट मतलब समझ जाओ, अर्लियर एक होता है अर्लीस्ट, EST आ गया भाई, ठीक है। तो जो बहुत पुराने समय के लोग थे, लाखों सालों पहले के जो लोग थे, तो वो क्या कौन थे, वो थे हंटर गैदरर। तो एक हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया, पहला तो ये कि भाई जो नर्मदा रिवर के आसपास जो है लोग रहते थे, ठीक है। और या जो जनरली लोग प्रेफर करते थे कि वो रिवर वगैरह के आसपास रहें। उसका रीजन क्या था मैं अभी वो भी बताऊंगी, लाइन टू लाइन पढ़े, टेंशन मत लो, समरी कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो एक तो वो भाई रिवर के आसपास रहते थे, दूसरा क्या है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो हंटर गैदरर होता थे। तो हंटर कौन होते हैं, हंटर यानी कि जो शिकार करते हैं, हु हंट द एनिमल्स। तो वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और अपना पेट पालते थे, यानी कि उनका भोजन, उनका फूड वो जानवर ही होते थे जिनका वो शिकार करते थे, ठीक है। और दूसरी चीज गैदरर होते थे। गैदरर कौन होते हैं, जो इकट्ठा करते हैं, यानी कि फूड आइटम्स को कलेक्ट करना फ्रॉम द फॉरेस्ट। जंगलों में जाते थे, रूट्स वगैरह या जो जंगलों में फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बेसिकली तो वो रूट्स वगैरह, फ्रूट्स, नट्स, ये सब चीजें कलेक्ट करते थे और उसी से अपना पेट भरते थे। तो हमने क्या जाना कि भाई देखो जो अर्लीस्ट पीपल थे वो हंटर और गैदरर थे। टीचर डॉक्टर नहीं हुआ करते थे उस समय के लोग, है ना। वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो फिर नए नए ऑक्यूपेशंस आएंगे, लोग नई नई चीजें सीखेंगे, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी और अब तो ICT का जमाना है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं अर्लीस्ट पीपल की जो हंटर और गैदरर थे, ठीक है। ये हमें सारी चीजें कैसे पता चली कि भाई वो हंटर गैदरर थे, ये हमें एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, एविडेंस मिलते हैं। अब एविडेंस कौन लाता है, कौन ढूंढता है, तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, एक टर्म्स बता देती हूँ आपको, देखो जो हमारे कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। आई होप आपको विजिबल होगी स्क्रीन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट इज द पर्सन हु स्टडी द रिमेन्स, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं क्या करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, और उस खुदाई में इनको जो कुछ भी एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी जानवर की बोन मिली है, चाहे कुछ मिला है, तो वहां से इनको एविडेंसेस के थ्रू पता चलता है कि भाई पहले के लोग जो हैं, अर्लीस्ट पीपल जो थे, हंटर गैदरर हुआ करते थे, ठीक है। वो बात इन्होंने हमें बताई और हिस्ट्री की बुक में ये आ गई और अब हम पढ़ रहे हैं, है ना। सो अर्लीस्ट पीपल हंटर गैदर होते थे, ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, चलो। इसके बाद क्या है कि एक फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है आपका कि सुलेमान किर्थर हिल्स को ये बता रहे हैं आपको, मैप में सुलेमान किर्थर हिल्स आप देखोगे वेस्ट साइड पे है ना, तो मैप आपके सामने है। तो ये जो सुलेमान किर्थर हिल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है, ये वो जगह है, ये वो एरिया है जहाँ पे मैन एंड वुमेन ने पहली बार क्रॉप ग्रो करी थी। इस चैप्टर में ना, इंट्रोडक्शन चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि भाई क्या क्या हुआ था इतने साल पहले, ये हुआ था, ये था। तो वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रही हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और लाइन टू लाइन पढ़ना है तो आई टोल्ड यू कि मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है अपनी वीडियोस में, आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो बेसिकली जो ये सुलेमान किर्थर हिल्स है, यहाँ पे जो लोग थे मतलब पहली बार ये वो प्लेस है, ये वो एरिया है जहाँ पे लोगों ने 8000 साल पहले, 8000 ईयर अगो पहले जो है क्रॉप ग्रो करी थी, यानी कि खेती करी थी। और फर्स्ट ग्रोन क्रॉप जो है वो यही हुई है। और वो फर्स्ट ग्रोन क्रॉप कौन कौन सी है, दैट इज व्हीट एंड बार्ले। तो व्हीट एंड बार्ले क्रॉप जो है इन्होंने उगाई थी, ठीक है जी। सो ये वो एरिया है सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। अब आगे बढ़ते हैं। पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स। तो जब लोग अभी आप देखिए धीरे धीरे आगे आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि पहले लोग हंटर गैदरर थे, धीरे धीरे वो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीने लगेंगे और वो क्या करेंगे, फार्मिंग करना शुरू कर देंगे, खेती करनी शुरू कर देंगे। तो फर्स्ट ग्रोन क्रॉप मैंने आपको बता दी व्हीट एंड बार्ले। और ये जो वीडियो है ना, मैं सच्ची बोलूँ ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, बिकॉज यहाँ पे हमने मेन फैक्ट्स को यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं इन वीडियो में, है ना। तो आपके लिए जो है आपका इंपॉर्टेंट एक वीडियो रहेगा ये, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें और जो 6th क्लास में उनके लिए तो है इंपॉर्टेंट, है ना। तो अब क्या है कि हमने ये पढ़ा कि पीपल ऑल्सो स्टार्ट रेयरिंग एनिमल। उन्होंने
क्रॉप भी धीरे धीरे वो उगाना शुरू कर देंगे, खेती बाड़ी शुरू कर देंगे, फार्मर बन जाएंगे। अब वो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लाइफ की तरफ मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और ऑल्सो वो क्या करेंगे कि भाई रेयरिंग ऑफ एनिमल, जिसमें नाम है शिप, कैट कह रही हूँ, शिप, गोट, कैटल, ठीक है, कैटल। तो ये सारे एनिमल्स की वो रेयरिंग यानी कि उनको पालना शुरू कर देंगे। फिर एक एरिया इन्होंने बताया है विंध्या। विंध्या जो है ना, अब आप मैप में देखोगे बिल्कुल सेंटर में, नर्मदा रिवर के ऊपर ही है जस्ट विंध्या, ठीक है। तो ये जो विंध्या है, यहाँ पे राइस की खेती, ये वो प्लेस है विंध्या, ठीक है, नॉर्थ ऑफ विंध्याज। अब मैं आपको बताती हूँ, ये आप फैक्ट देख लो, लाइन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि जो नॉर्थ ऑफ विंध्याज है, ठीक है, वहां पे राइस पहली बार ग्रो हुए थे। तो जो फर्स्ट ग्रोन क्रॉप थी राइस की, ठीक है, राइस एज अ जो राइस पहली बार उगाए गए थे, दैट वाज द प्लेस टू दी नॉर्थ ऑफ विंध्यास, विंध्यास के नॉर्थ में, ठीक है। और जो गारो हिल्स वगैरह है, जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। अगर आपको पता होगा गारो हिल से मुझे एक बात याद आ गई कि मैंने अपने इसी चैनल पे है ना शॉर्ट्स में एमसीक्यू सीरीज भी शुरू करी, और हमने चैप्टर 1 खत्म होते ही साथ साथ उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैंने पूछे थे। तो इसमें ये भी सवाल था कि भाई गारो हिल्स कहाँ लोकेटेड है। तो जिन्होंने मेरे साथ चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ा होगा, ठीक है, उनको पता था और पता ही होगा कि भाई गारो हिल्स कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना आप पढ़ते जाओगे लाइन टू लाइन मेरे साथ, तो आपको आती जाएंगी। तो ये एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है मेरे चैनल पे, तो आप शॉर्ट्स में जाके चेक कर लो। 10 क्वेश्चन अभी तक हम जो है चैप्टर 1 के कर चुके हैं। ये मैंने चैप्टर 10 क्यों लिख दिया, ओके, चैप्टर 1 के हम जो है 10 क्वेश्चंस अभी तक एमसीक्यू के कर चुके हैं। आप चाहो तो उनके जवाब देने की कोशिश करो, है ना, वो सब चैप्टर से रिलेटेड है। तो बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा कि गारो हिल्स में भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट देखी जाएगी, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगी। और विंध्या के नॉर्थ में हमने जो है राइस की खेती देखी है, पहली बार चावल वहीं उगाए गए, ठीक है। और दूसरी बात फिर आपको ये बताएंगे इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ये चैप्टर 1 ही चल रहा है ना, अभी हम उसी की समरी करें। तो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी, तो इंडस एक रिवर है और उसके ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, वो नदियां जो इधर आके इंडस रिवर में मिलेंगी, ठीक है। तो इंडस और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो उसमें आके मिल रही हैं बेसिकली, तो आप वहां पे देखोगे, देखो ट्रिब्यूटरीज का एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लोज इनटू अ लार्ज रिवर। एक बड़ी सी नदी है, उसमें जो ये छोटी छोटी नदियां आके मिल जाएंगी, तो ये सारी छोटी छोटी स्मॉलर रिवर्स उसी लार्ज नदी की ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगे। तो जो इंडस नदी है और जो उसमें आके मिल रही है छोटी छोटी नदियां, यानी कि इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज, तो वहां बताया गया है कि अबाउट 4700 ईयर अगो, एक और फैक्ट आ गया आपके सामने, 4700 ईयर अगो पहले जो है यहाँ पे जो अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश हुई थी। क्या बोला गया है कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर लोग खेती करना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे सिटीज डेवलप होंगी। तो जो अर्लीस्ट सिटीज थी वो फ्लरिश हुई थी यही इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के पार्ट्स अराउंड 4700 ईयर अगो पहले ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर अर्लियर सिटीज फ्लरिश। नाउ लेटर जो सिटीज धीरे धीरे डेवलप होंगी, ठीक है, पहले धीरे धीरे सिटीज फ्लरिश हुई, फिर सिटीज डेवलप होनी शुरू होंगी कहाँ पे, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास अराउंड 2500 ईयर अगो। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये कॉम्पिटेटिव वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो कि आपको ये बता दिया कि 4700 ईयर अगो पहले जो सिटीज हैं वो फ्लरिश हुई थी इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास, और 2500 साल पहले, ठीक है, जो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज है उसके आसपास जो है सिटीज डेवलप होनी शुरू हो गई थी, ठीक है जी। अभी ये जो आगे अभी आप पढ़ोगे मगध साम्राज्य आएगा एक, तो वो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही है। तो ये भी चीज अभी डिटेल में आगे हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी चैप्टर 1 इट्स लाइक एन इंट्रोडक्शन, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो आप उनको समझो पढ़ो मेरे साथ, ठीक है ना। अच्छा, अब और आगे देख लो। फिर देखो इन्होंने ये भी बताया कि जो एरिया है ना गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज का, यही आपके पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, ठीक है, आप देखोगे बुक में भी। तो मगध नाम का एक एरिया यहाँ पे साउथ ऑफ गंगा, जैसे गंगा रिवर है उसके ही साउथ में यानी कि नीचे की साइड जो है मगध, इसके बारे में आप आगे भी पढ़ोगे। एक किंगडम रही है, एक महाजनपद बोलोगे आप उसको, वो रहा है, ठीक है, वो भी साउथ ऑफ गंगा में ही है। जो अब का बिहार है वहां पे वो मगध हुआ करता था उस टाइम पे। नाउ लाइंग स्टेट बिहार, ठीक है। और इनके रूलर जो मगध किंगडम थी, इसके रूलर भी बड़े पावरफुल रहे हैं, और कौन कौन इसके रूलर थे वो सब आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे। तो बेसिकली अभी आपको इतना जानना काफी है कि मगध वॉज इन दी साउथ ऑफ गंगा, नाउ लाइंग इन द बिहार,
ठीक है, बिहार में जो जगह है, ठीक है। तो इस तरीके से, और थ्रू आउट द पीपल जो लोग थे वो ट्रैवल भी करते थे। जैसे आज भी लोग इधर से उधर मूव करते हैं, उस समय भी लोग ट्रैवल करते थे। उस समय ट्रैवल करने के क्या क्या रीजन थे, तो फैक्ट्स मैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आपके सामने है। तो पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द सब कॉन्टिनेंट। वाई पीपल ऑन मूव, वाई वर द पीपल ऑन मूव, तो उसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है। उससे पहले, उन रीजन से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जब जैसे लोग इधर से उधर मूव करते थे तो बीच में कुछ माउंटेन्स आते थे, जैसे कि मतलब अब ठीक है, ये जो डेजर्ट है, हिमालयाज है, इनको पार करना अब तो बहुत इजी है कि भाई आप जो है एरोप्लेन फ्लाइट टिकट्स बुक कर लो तो इधर से उधर पहुंच जाते हो। अब इधर से उधर मूव करना बहुत ईजी हो गया है ना, लेकिन पहले तो ये चीज इतनी नहीं सुविधा थी। तो लोगों के लिए इन डेजर्ट को, ये जो नेचुरल फ्रंटियर इन्हें बोलते हैं, किनको बोलते हैं, जैसे कि ये जो हिमालयाज हैं, ये जो डेजर्ट है, ये एक नेचुरल फ्रंटियर, एक बॉर्डर की तरह काम करते हैं, जो नेचर के दिए हुए बॉर्डर है हमारे। तो इन नेचुरल फ्रंटियर को पार करना उस समय पे जर्नी, अगर लोग इधर से उधर ट्रैवल करते थे तो ये चीजें, हिमालयाज हो गए, डेजर्ट हो गए, बड़ी बड़ी रिवर्स थी, तो उनको पार करना एक डेंजरस चीज होती थी उस टाइम पे भी, बट नेवर पॉसिबल। पर लोगों ने करा है, लोग कभी भी ट्रैवल करते थे। नाउ मैन एंड वुमेन वर ऑन मूव। व्हाई? सो देयर आर मेनी रीजन ऑफ दैट, और ये रीजन मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रही हूँ, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जिन्होंने मेरे साथ लाइन टू लाइन पढ़ी है, ठीक है, उनको पता होगा। बाकी जिनको पढ़नी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लाइन टू लाइन आप चैप्टर 1 मेरे साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो है, अब बात करें तो क्यों पीपल मूव पे थे, तो पहला पॉइंट है इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। देखो ऐसा था कि एक टाइम पे लोग हंटर गैदरर भी थे, तो अब जब वो जानवरों का शिकार करते थे तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बड़ा ऑब्वियस ही था। क्यों? क्योंकि जानवर एक जगह तो रहेंगे नहीं, है ना, तो वो इधर उधर भागेंगे जानवर, तो उनका शिकार करने के लिए जो आप को भी उसके पीछे भागना पड़ेगा। तो जो हंटर होते थे वो जानवरों का शिकार करते थे, जगह जगह जानवर घूमते रहते थे, तो अपना फूड उन्हें चाहिए होता था, तो इसलिए वो मूव पे थे। तो इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। दूसरा क्या रीजन होता था? ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो रिवर के पास रहते थे। अब रिवर में हो सकता है कई बार बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, तो आपको इससे बचने के लिए भी लोगों को जाना पड़ता था, ठीक है। जैसे कि मान लो वो जिस रिवर के पास है वहां पे फ्लड आ गया या ड्राउट हो गया, सूखा पड़ गया, ठीक है ना। एक नदियां होती हैं कि भाई कुछ ऐसी नदियां भी होती है ना, अभी मैं आपको बताऊंगी वैसे उन्हें क्या बोलते हैं, कि जो कुछ, एक तो नदी ये होती है कि भाई जिसमें सारे साल पानी रहता है, और एक होती है जिसमें सीजन के हिसाब से पानी रहता है। तो अगर मान लो ड्राउट यानी कि सूखा पड़ गया, फ्लड आ गई, मान लो बाढ़ आ गई नदी में आसपास, तो अब तब आपको इधर से उधर मूव करना पड़ेगा। तो इसलिए भी लोग मूव पे थे, पिछले जमाने के नहीं बोलेंगे, मतलब अर्लीस्ट पीपल, ठीक है, वो मूव पे थे। अच्छा, एक चीज मैं कहूंगी, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो दैट मीन्स आपको कुछ तो वीडियो में समझ आ रहा होगा, और कुछ आ रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, और ऑल्सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो टू स्टे कनेक्ट विद अस, और ताकि मैं मतलब जो भी कंटेंट अपलोड करूँ आप तक वो पहुंच जाए, ठीक है जी। अब देखो आगे क्या है कि भाई एक तो टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर भी उनको मूव करना पड़ता था। ऑल्सो कुछ लोग जो मान लो समटाइम मैंस मार्च इन आर्मी, जैसे कि मान लो अभी आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे कि क्या होता था कि एक यहाँ पे दो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक किंगडम, एक राजा ए की है और एक किंगडम इसी के बराबर में राजा बी की है। अब राजा ए मान लो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू राजा बी, तो वो क्या करेगा, नाउ ही विल ट्राई टू कॉन्कर हिज लैंड। वो कोशिश करेगा कि भाई मैं जो हूं मैं तो पावरफुल हूं, तो राजा ए क्या सोचेगा कि भाई मैं पावरफुल हूं तो मैं जो है राजा बी पर अटैक करता हूं, ताकि मैं उसके भी जो जमीन है उस पर अपना कंट्रोल कर लूं, अपना कब्जा कर लूं। तो लोग जो थे वॉर करते थे फॉर वेलफेयर, मतलब फॉर वेल्थ, तो वेल्थ के लिए, यानी कि मतलब उनके लिए पैसा क्या, कि मतलब एक टाइम पे ये होगा कि भाई जमीनें ले लो, कि जैसे कोई जिसकी जो जमीन है तो उसके रिसोर्सेज भी उसी के हैं, अगर मैंने उसकी जमीन जीत ली, उस इंसान को हरा दिया, तो उसका जो लैंड एरिया है और उस पर जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब मेरे हो गए, तो है ना। तो इस तरीके से दो राजा हैं आपस में, तो उनकी लड़ाई होती थी, ठीक है। दो किंगडम्स एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे फॉर व्हाट, फॉर गेनिंग द वेल्थ, ठीक है, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो अब क्या है कि उस समय पे लोग आर्मीज रखेंगे, जैसे राजा महाजनपदास के टाइम में आर्मीज वगैरह रखना शुरू कर देंगे। तो मान लो जो लोग आर्मीज में होते थे तो वो भी इधर से उधर
एक दूसरे की लैंड को कॉन्कर करने के लिए भी उन्हें इधर से उधर मूव करना होता था। तो लोग मूवमेंट पे मतलब मूव क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करते थे, ठीक है, उसके रीजन बताए गए हैं। इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर हमने पढ़ा अभी, और ऑल्सो जो लोग आर्मी में होते थे, ठीक है, टू कॉन्करिंग दी अदर्स लैंड, तो वो भी ट्रैवल करते थे। ऑल्सो जो मर्चेंट वगैरह होते थे, ट्रेडर्स वगैरह होते थे, वो भी ट्रैवल करते थे अपने कारावास में, अपनी शिप्स में। किस चीज के लिए, अपने वैल्यूएबल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वही उनका तो काम वही है ना, गुड्स को बेचना खरीदना। तो ट्रेडर्स वगैरह भी जो होते थे वो भी इस वजह से मूव पे थे। अब इन्होंने ये भी बताया गया कुछ रिलीजियस टीचर भी जो होते थे, यानी कि जो धर्म का प्रचार करते थे, ठीक है, तो रिलीजियस टीचर जो होते थे वो भी इधर से उधर मूव करते थे। जैसे बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में भी आप पढ़ोगे, जैनिज्म के बारे में पढ़ोगे, वो भी धीरे धीरे फ्लरिश करा था, ठीक है। किस टाइम पीरियड में सब चीजें क्या हुई थी वो सब आगे के चैप्टर में आएगा, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ठीक है। तो मैं समरी के समय आपको थोड़ा थोड़ा बता के चल रही हूँ क्योंकि पढ़ना आपने है ना आगे भी। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया चैप्टर में इंट्रोडक्शन के तौर पे कि भाई इस रीजन से लोग जो है इधर से उधर मूव करते थे, ठीक है जी। उसके अलावा फाइनली अब भी लोग जो है ट्रैवल करते हैं, है ना। तो आज के लिए भी कुछ, आज में भी कुछ अलग रीजन होंगे ट्रैवल के, ठीक है ना। ये हो सकता है कि भाई उनमें एडवेंचरस स्पिरिट है वो थोड़ा सा, ठीक है, एडवेंचरस मतलब, या फिर किसी घूमने वगैरह जा रहे हैं तो इसलिए ट्रैवल करते हैं। तो देयर आर अदर मैनी रीजंस, और कुछ सेम रीजन भी है, जैसे कि आज भी मर्चेंट ट्रेडर जो है इधर से उधर अपने गुड्स वगैरह को सेल परचेज करने के लिए घूमते हैं। तो इसलिए पीपल वर ऑन मूव एट दैट टाइम एज वेल। अब जो लोग इधर से उधर मूव करते थे तो इससे क्या होता था कि आइडियाज एक्सचेंज होते थे लोगों के बीच में, ठीक है ना। मैं आज एक जगह से एक कंट्री में हूँ, मैं दूसरी कंट्री में जाऊंगी तो मैं वहाँ का कल्चर सीखूंगी, अब उनके कल्चर में वो लोग मेरे से कुछ सीखेंगे। तो बेसिकली ये इस तरीके से कल्चर का, आइडियाज का एक्सचेंज होता था, ठीक है। और लोग नई नई चीजें डिस्कवर भी करना चाहते थे, तो इसलिए भी वो इधर से उधर ट्रैवल या मूव करते थे। तो जनरली ओवरऑल बताया गया कि वाई वर पीपल ऑन मूव और वाई दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, पहले भी। नाउ वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, तो वो तो आपके लिए सवाल है, वो तो बताइए आप, है ना। अब उसके बाद जो एक नया टॉपिक आएगा वो आएगा आपका नेम्स ऑफ द लैंड, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो हमारा कंट्री है उसको हम दो नामों से जानते हैं, दैट इज इंडिया और हिंदुस्तान, भारत, है ना। तो ये नाम हमारी कंट्री का, हमारे लैंड का, हमारे जमीन का कैसे पड़ा, ठीक है। तो उसके पीछे की कुछ कहानी है वो इस पैराग्राफ में समझाई गई है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। अब देखो समरी वाली वीडियो है, लेकिन अभी भी 21 मिनट्स हो चुके हैं, क्योंकि मेरा मतलब थोड़ा ना ये रहता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके मतलब प्रॉपरली आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप जब आप खुद से भी पढ़ोगे ना एनसीईआरटी तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो वो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। तो नेम्स ऑफ द लैंड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम जो अपनी कंट्री के लिए दो वर्ड का यूज़ करते हैं, दैट इज इंडिया एंड भारत, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया जो है हमारी कंट्री का नाम कैसे पड़ा। तो इसके पीछे की कहानी ये है, पहले आपको ये जानना चाहिए इसके लिए कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया वर्ड जो है वो आया है, डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड इंडस से। अब आप कहोगे मैम इंडस तो रिवर का नाम है, बिल्कुल रिवर का नाम है, इसके पीछे की कहानी है मैं समझाऊंगी। तो इंडिया वर्ड हमारा इंडस वर्ड से आया है, और जिसको संस्कृत में सिंधु नदी कहते हैं, है ना। इंडस को संस्कृत में सिंधु नदी कहते हैं। तो इंडिया वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड इंडस। और अब ये इंडस से कैसे आया, एक्चुअली क्या था, जो इरानियंस और ग्रीक्स थे, ठीक है, ईरानियन और ग्रीक्स जो थे वो हमारे वेस्ट साइड से आए थे, ठीक। मतलब अगर आप मैप देखोगे तो जो ईरानियंस और ग्रीक्स थे वो 2500 साल पहले, 2500 ईयर अगो पहले नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे। तो अब वो इंडस रिवर तक, जैसे मान लो इंडस रिवर है तो वो नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे, यहाँ से आ रहे हैं ईरानियंस और ग्रीक्स, तो वो इंडस रिवर तक आते आते जब रुके तो वो इंडस रिवर से फैमिलियर थे। तो वो इंडस रिवर के जो बिल्कुल इस साइड का एरिया था उन्होंने उसे इंडिया बोलना शुरू कर दिया। कैसे, जैसे कि मैं आपको मैप दिखाती हूँ तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो वो इंडस रिवर को, यहाँ पे इंडस रिवर है तो वो इसको इंडोस या हिंदोस बोलते थे। तो यहाँ से हमारे जो कंट्री का नाम है वो हिंदुस्तान या इंडिया ऐसे पड़ गया। तो जो भी मान लो इंडस रिवर है वो इससे फैमिलियर थे। तो इसका जितना भी ईस्ट साइड का एरिया है, रिवर के जो है ईस्ट साइड का एरिया हमारा पूरा, ये कंट्री हो गई हमारी। तो ये जो है इसको इंडस इन्होंने बोला रिवर को, और इंडोज या हिंदोस करके तो इंडिया हमारा बन गया ये, यानी कि ईस्ट ऑफ द रिवर, द पार्ट विच इज लाई इन द ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर दे कॉल्ड एज इट एज इंडिया और हिंदुस्तान, ठीक है। तो इंडिया ऐसे पड़ा। अब भारत भी हमारी कंट्री को बोला जाता है, तो वो एक सेकेंड,
ओके तो भारत, आई होप आई एम विजिबल नाउ। तो जो भारत भी बोला जाता है उसके पीछे का क्या रीजन है वो भी देख लो। तो भारत नाम कैसे पड़ा, उसके पीछे की कहानी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि नॉर्थ वेस्ट में ही एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनका मतलब उन ग्रुप ऑफ पीपल का नाम भारता था। तो वो ऋग्वेद में भी मेंशन है मतलब उनके बारे में। तो ये भरत ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनका नाम भरत था उनके ग्रुप का। तो उसके बाद लेटर इट इज यूज्ड फॉर आवर कंट्री भारत। तो इस तरीके से ये कुछ दो कहानी कि हमारे इंडिया और भारत कैसे नाम पड़े। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, अगर आपके पास बुक है तो आपको पता होगा। ठीक है, तो जो है पास्ट के बारे में हम कैसे जानते हैं। पास्ट के बारे में जानने के कुछ बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि मान लो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी, एक्सकेवेशन करी, उनको कुछ एविडेंस मिले, उन एविडेंस के बेसिस पे जान सकते हैं। ऑल्सो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं या इंस्क्रिप्शंस होते हैं। अब ये मैंने दो वर्ड बोल दिए यहाँ पे, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। इनका मतलब क्या है, देखो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती हैं, ये एक तरीके की, देखो हजारों साल पहले ऐसे नॉर्मल ये जो अब आपके पास पेजेस हैं वो तो नहीं हुआ करते थे। तो पाम लीव्स के ऊपर, ठीक है, या बार्क ऑफ बर्च ट्री, इनके ऊपर लोग जो थे लिखवाते थे, मतलब लिखते थे। ठीक है, तो ये एक पेज होता था, पाम लीफ होती थी। ठीक है, पाम लीफ के बहुत सारे पेजेस पे लिख दिया और उसको ऐसे बांध दिया, तो एक बुकलेट की फॉर्म में बना दिया। ठीक है, टुगेदर पेजेस को इकट्ठा करके बुक बना दी। तो बेसिकली ये जो पेज होते थे, ये पेज ऐसे नॉर्मल पेज की तरह नहीं होते थे, ये होते थे या तो बार्क ऑफ बर्च ट्री या फिर पाम लीव्स। ठीक है, ताड़ के पत्तों का यूज करके जो है इस पे लिखा जाता था और एक इसे को पूरा इकट्ठे करके उन पेजेस को, पाम लीव्स को बेसिकली आप कहो, तो वो जो है बुक बना दी जाती थी। तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी। अब हमें जब वो मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है तो जो लोगों ने पहले लिखवाया है उन मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा गया था, तो वो हमें उससे जो है पास्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट के थ्रू भी हमें जो है पास्ट के बारे में पता चलता है। और मैन्यूस्क्रिप्ट केम फ्रॉम द वर्ड मेन्यू, और मेन्यू का मतलब होता है हैंड, और ये मैन्यूस्क्रिप्ट हैंड रिटन होती थी। इसे कोई कंप्यूटर में बैठ के टाइप नहीं करता था या फिर टाइपराइटर भी नहीं होता था, तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखी जाती थी। तो ये इनकी बड़ी एक विशेषता है। ठीक है, तो ये ऐसे समरी वाइज बता रही हूँ, इसलिए मैं अभी आपको लाइन टू लाइन पढ़ के नहीं बता रही, ऐसे ओवरऑल बता रही हूँ। ठीक है, और ये जो बार्क ऑफ बर्च ट्री पर भी लिखी जाती थी या पाम लीव्स पर। तो ये जो बर्च ट्री है ये कहाँ पाया जाता है, ये हिमालय में ग्रो होता है। हिमालय मतलब कश्मीर वाले रीजन में। ठीक है, तो बर्च ट्री वहां पर होता है। ठीक है, उसके अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अब देखो मैन्यूस्क्रिप्ट है, पाम लीव्स है, अब कितने सालों तक रहेंगी, है ना। कई ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट हैं जो इंसेक्ट्स वगैरह खा भी चुके हैं, और कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट हैं जो हमारे पे बची हैं, तो हमने उसे प्रिजर्व करके रख दिया है, और वहीं से हम पढ़ के जो है, मतलब जो भी हमारे हिस्टोरियन हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो जो है उसकी स्टडी करते हैं और हमारे को बताते हैं। ठीक है, और हमें तो डायरेक्ट बुक में लिखी हुई चीज़ें मिल जाती है और हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये था। अच्छा, अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी इसमें कंटेंट क्या लिखा जाता था, तो बेसिकली हमने टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में जितनी बची हैं, जो तो इंसेक्ट खा गए, लेकिन जो बची हैं उसको हमने टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व करके रखा है। नाउ दीज आर द मैन्यूस्क्रिप्ट विद विच डील विद द कंटेंट। तो इसमें क्या क्या टॉपिक होता है, बेसिकली इसमें रिलीजियस बिलीफ के बारे में लिखा होता है कि भाई पहले के जो लोग थे वो क्या उनका रिलीजियस बिलीफ रहा करता था। लाइव्स ऑफ किंग, कि भाई जो राजा महाराजा होते थे उनकी लाइफ कैसी रहती थी। साइंस और मेडिसिन के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। तो ये सारा जो कंटेंट है वो है, और ये सब मैं कहाँ से बता रही हूँ, मैं ये सब एनसीईआरटी का ही आपको शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा कुछ एपिक्स और पोएम्स वगैरह भी इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, और मैनी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिटन इन दी संस्कृत लैंग्वेज, और कुछ प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखी जाती थी और कुछ तमिल में भी। तो आपको याद रखना है मैन्यूस्क्रिप्ट जनरली 3 लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगी, दैट इज प्राकृत, संस्कृत और तमिल। तो जो संस्कृत आपको बताइए, और प्राकृत लैंग्वेज जो है ना वो ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज होती थी। ये क्वेश्चन भी मैंने एमसीक्यू में आपको कराया शॉर्ट्स में मेरे चैनल की देखिएगा। और तो जो प्राकृत लैंग्वेज होती है दैट इज द लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय द कॉमन पीपल, जो वहाँ की आम जनता के द्वारा बोली जाती थी। आम जनता कौन है भाई, देखो एक तो राजा महाराजा, रॉयल फैमिली हो गई, उनके अलावा जो आम जनता होती थी वो। ठीक है, पहले अभी आप आगे बढ़ोगे, ब्राह्मण वगैरह तो सिर्फ संस्कृत जानते थे, पहले इतने लोग संस्कृत नहीं जानते थे। ठीक है ना, आजकल तो स्कूलों में सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन पहले संस्कृत सिर्फ प्रीस्ट या ब्राह्मण वगैरह जानते थे। तो वो इस वजह से एक टाइम पे डोमिनेट भी करेंगे सोसाइटी में। तो वो चीज़ें आप आगे पढ़ोगे। तो अभी क्या है कि शॉर्ट फॉर्म में कि मैन्यूस्क्रिप्ट संस्कृत, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में लिखी जाती थी। हमें जो मिली है वो इन्हीं लैंग्वेजेस में मिली है। ठीक है ना। ऑल्सो हमें पास्ट के बारे में मैन्यूस्क्रिप्ट से भी पता चलता है और ऑल्सो इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है। अब इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, ये हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं। जैसे मान लो पत्थर पे लिखवा दिए, बड़े बड़े पत्थरों पे, या फिर पिलर्स पे लिखवा दिए। तो इंस्क्रिप्शंस वो चीज़ें होती हैं, वो
ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हार्ड सरफेस पे स्टोन या मेटल पे जब वो लिखवा दिया जाता है। अब इंस्क्रिप्शंस पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई मिली है, या हमें जो अब इंस्क्रिप्शन मिले हैं तो हमने उन पे क्या क्या चीज़ें देखी हैं। उस पर जनरली जो किंग वगैरह हुआ करते थे ना, बेसिकली देखो ये जो चीज़ें थी, इंस्क्रिप्शन लिखवाना, मैन्युस्क्रिप्ट लिखवाना, ये सब काम उस समय पे वही लोग, रॉयल फैमिली के लोग, राजा महाराजा, यही लोग इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखवाते थे। जो आम जनता थी वो तो भाई अपना रोजगार ही करने में व्यस्त थी, वो इंस्क्रिप्शन वगैरह तो क्या ही लिखवाएंगे, है ना। और तो इसलिए इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखवाए जाते थे, और इंस्क्रिप्शन पे जो किंग होते थे वो अपने ऑर्डर्स वगैरह लिखवाते थे ताकि वो जनता तक जो है वो ऑर्डर को पहुंचा पाए। और ऑल्सो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी सोचा होगा कभी आने वाली जनरेशन को भी हमारे बारे में पता चले। तो ऑर्डर्स ऑफ किंग वगैरह हमें इस पे इंस्क्राइब्ड हुए हुए मिलते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिलती हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट मैन एंड वुमेन या कई बार क्वींस भी जो है इंस्क्रिप्शन में लिखवाती थी चीज़ें, ठीक है, कि व्हाट दे डिड, उनकी विक्ट्री वगैरह के बारे में, क्या क्या उन्होंने जीता है, क्या क्या किंग ने करा है, ऑर्डर्स किंग के क्या है, वो सब लिखे जाते थे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखा है देखो, किंग्स ऑफन कैप्ट रिकॉर्डेड विक्टोरियस इन बैटल, की जो बैटल लड़ाइयाँ लड़ते थे उसमें जीतते थे तो वो चीज़ें वो गुदवा दिया करते थे कि भाई देखो हम ये जीते हैं, इंस्क्रिप्शन में हमने गुदवा दिया। अब हमें ये इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, उनसे वहाँ से उन्हें ये चीज़ें मिलती हैं एज अ एविडेंस। उस चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, हम नहीं, मतलब हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं और फिर वो एक हिस्ट्री जनरेट करते हैं, मतलब वो पॉइंट टू पॉइंट सारे कनेक्ट करते हैं डॉट्स को और फिर वो एक पूरा बताते हैं हमारे को, ठीक है। तो जो इन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करता है, किन ऑब्जेक्ट्स की, जो पास्ट में यूज़ किए गए हैं या पास्ट में बने हैं, पास्ट में इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, इन सब की जो स्टडी करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ये सारी वही बातें हैं। फिर ऑल्सो आर्कियोलॉजिस्ट और चीज़ों की भी स्टडी करते हैं। मान लो जो उन्होंने खुदाई करी तो उनको कई बार रिमेन्स बिल्डिंग के मिलते हैं, कई बार उनको स्कल्पचर यानी कि मूर्तियाँ मिल रही हैं या कुछ और पेंटिंग्स मिल रही हैं, तो वो उस चीज़ को जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया। और कुछ कॉइन्स वगैरह भी उनको मिलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो कि स्टोन, पत्थर वगैरह से बने थे, बोन से बने थे, क्ले वगैरह, बेक्ड क्ले से बने थे, ठीक है। ऑल्सो आर्कियोलॉजिस्ट को जैसे एक्सकेवेशन के थ्रू कई बार पॉट्स मिलते हैं, कई बार बोन्स मिलते हैं, तो वो पढ़ते हैं कि भाई ये कौन से एनिमल का बोन है, कि मतलब लोग क्या खाते थे, किस तरीके से रहते थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें पता चलती है। ग्रेन्स वगैरह उनको मान लो मिलते हैं, बर्निंग ग्रेन मिलते हैं, कुछ मिलते हैं। तो इस तरीके से वो एक्सकेवेशन के थ्रू जो उन्हें मिलता है, तो हिस्टोरियन और कह लो आप हमारे आर्कियोलॉजिस्ट एक तरीके से डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। वही जो उन्हें चीज़ें मिलती हैं उसको स्टडी करते हैं और क्लू वगैरह इकट्ठे करते हैं कि व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, एंड दिस इज हाउ वी गॉट टू नो अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है जी। तो इन्हीं की मदद से हमें इन चीज़ों के बारे में पता चल पाता है कि पास्ट में क्या हुआ था, ठीक है। अगले टॉपिक पे आ जाते। फिर आपके बुक में एक इंटरेस्टिंग हेडिंग है। अब हम चैप्टर के एंड पे पहुंचने जा रहे हैं और हमारी वीडियो भी आई गेस 32 मिनट समथिंग की हो चुकी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप इसको मतलब थोड़ा ऐसा समरी टाइप है तो चलो अब थोड़ा सा जल्दी हम स्पीड बढ़ाते हैं। तो एक दो हमारे लास्ट टॉपिक बचे हैं, जिसमें से एक है भाई चैप्टर 1 का, ये लास्ट में कुछ की वन पास्ट और मैनी, कि भाई एक पास्ट है या बहुत सारे पास्ट है। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो कभी तो आपकी जो बुक है ना उस पर लिखा हुआ है ये, उस पर आवर पास्ट नहीं लिखा, उस पर लिखा है आवर PASTS, यानी कि पास्ट की प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। तो इस अगर आप अगर आप बुक के नाम को देखो तो इससे ऐसा लगता है कि भाई प्लूरल में पास्ट यानी कि बहुत सारे पास्ट है। तो क्या बहुत सारे पास्ट थे, मतलब वन पास्ट और मैनी, कि एक पास्ट था या बहुत सारे पास्ट थे या बहुत सारा इतिहास था। तो जी हाँ, जवाब यही है कि बहुत सारे पास्ट थे। बहुत सारे पास्ट का मतलब सिंपल सा ये है कि देखो हर किसी के लिए पास्ट अलग अलग होता है। जैसे कि जो किंग वगैरह थे, जो रॉयल फैमिली के लोग थे, उनके लिए उनके पर्सपेक्टिव से इतिहास अलग होगा। उनके हिसाब से इतिहास वही है जो उनके आसपास का जीवन चल रहा था उस समय। और जो अदर लोग थे यानी कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जैसे कि फार्मर हो गए, ट्रेडर हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, या जो और मतलब छोटे लेवल पे थोड़ा सा काम कर रहे थे, रॉयल फैमिली को बिलोंग नहीं करते थे, ऑर्डिनरी आम जनता थी, तो हो सकता है उनके लिए पास्ट इतिहास कुछ और रहा हो, क्योंकि उनका जीवन जीने का तरीका वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वन जैसे किंग और क्वीन जी रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये चीज़ आपको डिफाइन करी गई है यहाँ पे कि डिफरेंट ग्रुप्स के लिए पास्ट डिफरेंट हो सकता है। इसलिए अब देखो ऐसा है कि किंग क्वीन के बारे में तो हमें पता चल जाता है क्योंकि उन्होंने इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखवा दी, अपने ऑर्डर्स, अपनी विक्ट्री की, भाई वो कैसे कैसे विजेता रहे हैं, कौन कौन सी लड़ाई उन्होंने जीती, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने अपने हिसाब से तो इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट लिखवा दी। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया
कि भाई जो ऑर्डिनरी आम जनता होती थी वो तो इंस्क्रिप्शन या मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने नहीं लिखवाई है, तो हमें उनके बारे में कैसे पता चलेगा। तो जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, तो हमें ऐसे बोन्स मिलती हैं, पॉट्स मिलते हैं, या कुछ पेंटिंग स्कल्पचर मिलते हैं, तो वहां से हमें आम जनता से भी थोड़ा थोड़ा कनेक्ट मिल पाता है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि देयर इज मच मोर दैट रिमेन्स अननोन, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं तो जाननी बाकी है, यानी कि क्यूरियोसिटी इन्होंने छोड़ दी है। तो इसमें यही बताया गया है कि अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के लिए जो पास्ट है वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए हमारी बुक को हमने ऐसे एक ही सिर्फ रॉयल फैमिली के नजरिए से या किंग क्वीन के नजरिए से ही नहीं रखा है। तो इसका नाम आवर पास्ट शायद इसीलिए ही रखा गया है क्योंकि डिफरेंट लोगों के लिए इतिहास या पास्ट और उनकी लाइफ अलग अलग हो सकती है और हमें तो हर नजरिए से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है इन्होंने वन पास्ट है या मैनी, तो समहाउ मैनी। जैसे अब आज के एग्जांपल से कंपेयर करो, मान लो जो अंडमान आइलैंड में लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो अब उनका वो फूड कैसे इकट्ठा करते हैं, वो फिशिंग करते हैं क्योंकि भाई उनका सी कोस्ट के आस आइलैंड है ना, तो समुद्र है ऑब्वियसली, तो वो फिशिंग करते हैं अपना फूड इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पे लिखा है देखो कि वो अपने फूड के लिए क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, या तो कलेक्शन करते हैं फॉरेन प्रोड्यूस का या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, या फिर फिशिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन उसी के कॉन्ट्रास्ट में जो लोग सिटीज वगैरह में रह रहे हैं तो उनके लिए फूड को इकट्ठा करने का अलग जरिया, जैसे वो जॉब्स कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो वही बात है कि डिफरेंस एग्जिस्टेड, ठीक है, डिफरेंस सच एज दीज एग्जिस्ट इन द पास्ट एज वेल। तो जो डिफरेंस आप अभी देख रहे हो कि आज इस कंट्री के लोग या इस कंट्री के लोग, मतलब या जो आइलैंड पे रह रहे हैं, जो हम सिटीज में रह रहे हैं, इनका बहुत अलग है। ठीक है, फूड हैबिट्स और सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से पास्ट में भी डिफरेंट सोसाइटीज़ के लिए जो है डिफरेंट पास्ट रहा होगा या डिफरेंट उनका लाइफ रही होगी एक तरीके से, है ना। तो हमें तो हर एक चीज़ जाननी है, तो आर्कियोलॉजी इस चीज़ में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, हमारे को इन चीज़ों के बारे में जानने में। ठीक है जी, तो ऑर्डिनरी लोगों के बारे में जो है गैदरर हैं, फार्मर हुआ करते थे, तो इनके लिए कोई रिकॉर्ड तो हमें नहीं मिला, इन्होंने इंस्क्रिप्शन वगैरह तो लिखवाए नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम एक्सकेवेशन के थ्रू चीज़ें हमें रिमेन्स मिलते हैं तो उससे हमें उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता चलता है। तो अब हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक है, व्हाट डू डेट मीन। डेट्स क्या है, यहाँ पे ना आपको 6th की एनसीईआरटी में बिफोर क्राइस्ट, BC, AD, ये वर्ड, ये टर्म्स नजर आएंगी। तो BC और AD होता है कि आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने तो इस पे एक शायद शॉर्ट बनाई हुई है, नहीं, हाँ, मैं एक शॉर्ट अपलोड करने वाली हूँ जिसमें आपको व्हाट डू वी मीन बाय दीज डेट्स, BC क्या होता है, AD क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में देखो समझा देती हूँ यहाँ पर भी, क्योंकि हम समरी कर रहे हैं चैप्टर की, तो छोड़ते नहीं है कुछ। तो आपको ये दो टर्म्स लिखी आएंगी, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट और AD मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, इतनी बात समझ लो। अब क्या है कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, ठीक है, हम उसको सेंटर पॉइंट मान के चलते हैं। मान लो यहाँ जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के जो पहले के सारे साल लिखे होंगे उसको आप BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट के साथ डिनोट करोगे, मतलब उनके जन्म से पहले। और जो जीसस क्राइस्ट के आने वाले बाद, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के साल होंगे, हम उसको AD यानी कि एनो डोमिनी से प्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। और इसके बारे में जो डिटेल है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हम इसको जीसस क्राइस्ट के बर्थ को सेंटर पॉइंट मान के जो है चलते हैं। ठीक है, जैसे कि और एक और मैं आपको बता दूं, जैसे, हाँ देखो, अच्छा, इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं। BC को आप BCE भी बोल सकते हो, एक ही बात है। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के बेस पे देखेंगे तो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा, इसलिए इन्होंने BCE और CE भी इसको बोलना शुरू कर दिया था। मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये है कि क्राइस्ट के जन्म से पहले सारी डेट्स को BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट या BCE बिफोर कॉमन एरा, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। और क्राइस्ट के बर्थ के बाद के जितने भी ईयर आएंगे उनको, उनके साथ जो सिंबल या जो टर्म लगाई जाएगी वो AD एनो डोमिनी या CE कॉमन एरा भी लगाई जा सकती है। एक बात समझ आ गई होगी, आई होप आपको। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे मान लो हमें जानना है, ठीक है, अब इसमें 2000, अभी हम 2024वें साल पे चल रहे हैं, है ना। तो 6th के एनसीईआरटी में जो डेट्स का वो है ना, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ, यहाँ देखो मैं नेक पेन चेंज कर लेती हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये 35,000 ईयर अगो की बात है, मैंने क्या बोला कि 35,000 कह रही हूँ, 3,500 ईयर अगो की बात है, यानी कि 3500 साल पहले की बात है। तो आप इसको, अगर इसको BC में लिखना होगा तो आप इसे कैसे लिखोगे, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको समझाती हूँ। देखो, अगर मैं कह रही हूँ 3,500 ईयर अगो की बात है ना, तो आप इसको
BC में कैसे लिखोगे, इसमें से आप 2000 अभी के माइनस करोगे। मतलब क्या, मैंने कहा क्राइस्ट के बर्थ को हम वो मान रहे हैं सेंटर पॉइंट, ये 0 है मान लो, ठीक है। और अभी हम हैं 2024वें साल पे। आज मैं यहाँ खड़े होके अगर कह रही हूँ 2000वें साल में, मतलब हम कुछ हैं, है ना। तो आज मैं अगर यहाँ खड़े होके कह रही हूँ कि ये 3500 साल पहले की बात है, तो 3500 साल पहले में ये वाले 2000 इंक्लूडेड हैं, समझ रहे हो आप। तो अगर मैं आज ये बात आज कहती हूँ कि 3500 ईयर अगो की बात है, तो दैट मीन्स 2000 तो इसमें अभी के इंक्लूड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने बचे, 3500 में से 2000 माइनस कर दो। यानी कि अगर मैं कह रही हूँ 3500 ईयर अगो, यानी कि मैं बात कर रही हूँ 1500 BC की, 1500 बिफोर क्राइस्ट के 1500 साल पहले की, क्योंकि 3500 साल में से 2000 तो अभी वाले ही हो गए क्राइस्ट के जन्म के बाद के, तो मुझे इसे BC में लिखना होगा। तो मैं इसको 2000 को माइनस कर दूंगी एक तरीके से, और क्राइस्ट के जन्म के पहले वाले बचे हुए 1500 BC, मतलब हमारा ये डेट ऐसे लिखी जाएगी। यानी कि इन एंड ऑन अगर मुझे 3500 ईयर अगो को BC में लिखना है, तो मैं उसको 1500 BC बोलूँगी। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है अभी, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर थोड़ा सा भी इसमें डाउट रह गया है तो डू नॉट वरी, मैं बहुत जल्दी इसका शॉर्ट अपलोड कर दूंगी, जिसमें मैं हेडिंग का नाम ये दूंगी, व्हाट डू डेट मीन्स, मतलब BC और AD कैसे कैसे क्या मतलब रहता है। तो इससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड नाउ इसी के साथ फाइनली 40 मिनट्स की वीडियो के बाद जो है हमारा चैप्टर है कंप्लीट हो रहा है। सो इट्स अ वाओ मोमेंट फॉर अस, एंड आई होप आपको समझ में आया हो। अब मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी ज़रूर कि आप अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। आपको पसंद अगर आई, आपने इसमें से कुछ सीखा है, तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या आप वीडियो को लाइक भी कर दोगे तो मेरे लिए वही एक बहुत अच्छा मोटिवेशन पॉइंट होगा। तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को वो बता दीजिए, मैं पोल वगैरह डाल दूंगी। अगर आपको कोई भी समरी में डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो डू लाइक द video and subscribe the channel. We will be meeting in the next video. तब तक के लिए बाय बाय।